हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम टू आवर चैनल अभिनंदन फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट 4। इससे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है डिस्कस कर चुका है। वह वीडियो जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके और बाकी सारे पार्ट्स जो है आधुनिक भारत के इतिहास का देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो चलिए, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट 4 में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया जो इस प्रकार हैं, ठीक है। तो चलिए 19वीं शताब्दी में कितने आंदोलनों ने उदय हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के क्या थे, संस्थापक थे। तो फर्स्ट नंबर पे ये हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। दोस्तों ये सारे आज के जो टॉपिक्स हैं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी प्रीमेंस और न जाने कितने यूपीएससी में, हर जगह आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे, तो ठीक है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न करेगा कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो राजा राम मोहन राय। चलिए आगे। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन व हिब्रू के ज्ञाता थे, ठीक है। ये उनके पास इन सभी सब्जेक्ट के क्या थे, ज्ञान थे, ठीक है। 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार तोहफात उल मुवाहिदीन नामक क्या किया, पुस्तक लिखी, ठीक है। 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो बताइए। 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आगे 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। 1820 में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी सहायता से, तो डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। चलिए आगे। उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल, ये 2 अखबार उन्होंने प्रकाशन किया। कौन कौन, संवाद कौमुदी और मिरातुल, ये दोनों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। पूछता है कि संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे, फारसी के प्रकाशक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। मिरातुल के, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनके प्रसिद्ध जो क्या है अखबार हैं। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से कहा गया, ठीक है ना। यानी उन्हें 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, ये सभी सारे डेट्स जो हैं आपको याद रखना होगा। 20 अगस्त 1828 वाला डेट, संवाद कौमुदी के लेखक, मिरातुल अखबार के लेखक, ये जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलिए, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। तो मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय था, उसने राजा की उपाधि दी थी इनको, किसको, राजा राम मोहन राय को। अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। उन्होंने राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में कौन, अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन राय को विलियम चतुर्थ सम्राट जो थे ब्रिटिश सम्राट, उनके दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है।
उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा। यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पे जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे ले जाने का कार्य किया। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी की स्थापना की। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। ठीक है। 1865 में क्या होता है? तो ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। आदि ब्रह्म समाज जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे, ठीक है ना, तो आदि ब्रह्म समाज एक बना जिसके प्रमुख कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, यानी दो भागों में बटा, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्रनाथ, और केशव चंद्र थे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के। ठीक है। चलिए, 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ। अब जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था उसमें भी क्या होता है? विभाजन होता है और अलग अलग होते हैं। और फिर क्या होता है? अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। जो अलग हुआ गुट था उसने क्या किया? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है। केशव चंद्र सेन की जो थी। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन ने से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे, जो केशव चंद्र सेन थे उनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो 1828 में। ठीक है। इन सभी सन को आप याद रखेंगे, डेट को भी याद रखेंगे। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो जो रानाडे थे महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या किया? उनको जो है भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो ये सभी सारे प्रश्न जो है कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इनको आप 5 स्टार लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि आपसे आने वाले एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा भी जाएगा और पूछा गया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं वेद समाज। वेद समाज केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू, कौन? श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। तो वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू ने की। उसके बाद आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। ठीक है। काठियावाड़ पर एक आधारित एक फिल्म बनी है जो कि कौन है? गंगूबाई। ठीक है ना, गंगूबाई बनी है। ये काफ़ी अच्छी मूवी है, तो इससे याद आ गया है। चलिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। कौन था? मूल शंकर। किसका? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ है। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद। उनके जो है दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु कौन थे? स्वामी पूर्णानंद, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। तो जो दयानंद सरस्वती के जो प्रथम गुरु थे स्वामी पूर्णानंद, उन्होंने ही मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती का जो नाम था, तो मूल शंकर का नाम उन्होंने दयानंद सरस्वती रखा। ठीक है। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। 1874 में वो किससे मिले? बिरजानंद स्वामी से मिले मथुरा में। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, किसकी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। तो आर्य समाज का बाइबल किसको कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को। और सत्यार्थ प्रकाश की लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। कब उन्होंने लिखा? तो 1874 में। एक ये भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है। आर्य समाज का बाइबल किसे? सत्यार्थ प्रकाश। लेखक कौन? दयानंद सरस्वती। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को होती है। कब होती है? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई के माणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब की जाती है? तो 1828 में। ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1875 में। ठीक है। इस तरह से आप सारे डेट को रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, ठीक है, और भारतवासियों के लिए है।
जैसे नारे दिए, कौन? दयानंद सरस्वती ने। तो ये भी 2 नारे जो है काफ़ी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया है? तो दयानंद सरस्वती। भारत भारतीय वासियों के लिए है, तो ये भी किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को, ठीक है। चलिए, उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो दयानंद सरस्वती जी ने ही सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे, आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की, ठीक है ना। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो विरोधी थे, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम, इन तीनों ने 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में 1886 ईस्वी में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। तो पूछ देगा कि डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की? तो 1886 में लाहौर में जो है, कब? किसके? हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना की, ठीक है। आगे, दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो जाता है। तो 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1824 में इनकी क्या होता है, जन्म हुआ था। चलिए, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी बिबियन डेरोजियो, कौन? हेनरी बिबियन डेरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। तो पूछेगा यंग बंगाल आंदोलन की संस्थापक कौन है? तो हेनरी बिबियन डेरोजियो। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? तो डेरोजियो को, ठीक है, जिसने यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक है। उसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो जो रामकृष्ण थे उनके बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। तो कलकत्ता में जो है दक्षिणेश्वर मंदिर है, उस मंदिर के क्या थे? पुजारी थे, जो काली मंदिर है, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्हीं रामकृष्ण जो गदाधर चट्टोपाध्याय हैं उन्हीं के ये शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ। किनका? स्वामी विवेकानंद जी का। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। उसके बाद विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में एक बेल्लूर जगह है नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? तो 1897 ईस्वी में। कहाँ पर? तो वेल्लूर, जो कि कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। क्या पड़ता है? कलकत्ता में, ठीक। चलिए आगे, उसके बाद विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हाल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, ठीक है ना। तो विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शहर एक शिकागो में जो है सेंट कोलंबस हाल में एक प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है, जहां पर वो भाग लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। तो पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम किससे प्रभावित होकर या किसके कहने पर जो है अपना नाम स्वामी विवेकानंद जी ने रखा? किससे? तो नरेंद्रनाथ दत्त से, ठीक है ना। तो किसके सुझाव से? तो खेतड़ी के सुझाव पर, महाराज जो खेतड़ी थे उनके सुझाव पर जो है उन्होंने नरेंद्रनाथ से नाम बदलकर क्या किया? स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज़ से रवाना हुए। वो बम्बई से कहाँ गए? शिकागो। किस जहाज़ से गए? तो पेनिनसुलर जहाज़ से गए। ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। ये भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा वीडियो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे मिलेगा। आपको ये वीडियो जो है बहुत सारा लाभ देगा, ठीक है। चलिए, उन्हें मिसेज हॉल
नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। यानी मिसेस हॉल नाम की से इनसे मुलाकात होती है, जहां इसकी सहायता से जो है इनको उस सम्मेलन में क्या होता है, स्थान मिलता है अपने विचारों को रखने का। ठीक है ना। तो आयरिश महिला मार्गरेट नोबल विवेकानंद की शिष्या बनी। ठीक है। आयरिश महिला थी जो मार्गरेट नोबल, जो क्या थी, विवेकानंद की शिष्या बनी। ठीक है। जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता के नाम से भारत में किसको जाना जाता है, तो मार्गरेट नोबेल को, जो विवेकानंद की क्या थी, शिष्या थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। तो पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी को योद्धा सन्यासी किसने कहा, तो मार्गरेट नोबेल ने, जिनको भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी को देखते हैं। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो किसने किसने की, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट। ठीक है। उसके बाद आडयार मद्रास। आडयार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। तो आडयार मद्रास में पड़ता है आपका, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, मद्रास में, जहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की। ठीक है। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। जो एनी बेसेंट थी वो जो है 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। देखिए, इस सोसाइटी की सदस्य बनी, ठीक है, और अध्यक्ष कब बनती हैं, 1907 में। सदस्य कब बनती हैं, 1888 में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए उसके बाद आगे देखिए। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए, बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है 1898 में किसने उसकी स्थापना की, तो एनी बेसेंट ने, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, जो आज हम देखते हैं BHU, तो BHU की स्थापना जो है 1916 में जो है मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसकी जो पहले जो है इसकी नींव किसने रखी थी, तो एनी बेसेंट ने 1898 में रखी थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना के रूप में। ठीक है ना, बनारस में। बाद में यही चलकर आगे चलकर इसी कॉलेज को जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में क्या मिला, प्रसिद्धि मिला। ठीक है। चलिए आगे, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जो अलीगढ़ आंदोलन था उसकी नेतृत्व किसने किया, तो सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रयास किया। तो पूछेगा कि तहजीब उल अखलक किसकी पत्रिका है, तो सर सैयद अहमद खान की। वे पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। आगे, सर सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए, 1864 में इन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब, 1864 में। और 1875 में जो है ये क्या करते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो 1920 में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, आपसे जो है कैसे प्रश्न पूछेगा, इससे आपको या तो डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की, तो किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने। अब इसका पहला पुराना नाम क्या था, तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब ये स्थापित किया गया था, तो 1875 में। ठीक है। और एक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे अगर इसको टफ बनाना होगा तो आपसे कह देगा कि आर्य समाज एक तरफ दे देगा। ठीक है, आर्य समाज, उसके बाद दे देगा कि प्रार्थना समाज, मतलब जितने भी आपके क्या हैं आंदोलन हैं या धर्म है, धर्म सभा है, उनको एक तरफ दे देगा, उनके सन दे देगा आपको। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, ठीक है ना, ब्रह्म समाज दे देगा।
ठीक है। ये सभी सारे एक तरफ दे देगा, एक तरफ सन दे देगा, आपको उसमें मैच करने के लिए दे देगा, ऐसे मैच करिए, ठीक है ना। तो आप जो है अगर आप इसको ध्यान से देखे रहेंगे, आपके सन को भी ध्यान में रखते रहेंगे, एक दूसरे को कोरिलेट करिए कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इस तरीके से अगर आप कोरिलेट करके याद करते हैं, एक दूसरे को जोड़ के याद करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें फटाफट जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। और इस वीडियो को आप जो है 1-2 बार देखेंगे ध्यान से, तो आपको सारी चीज़ें निश्चित याद हो जाएंगी, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननीतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की, ठीक है। तो देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननीतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की, ठीक है। आगे, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। चलिए, इस आंदोलन का क्या था प्रमुख उद्देश्य? तो कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। तो 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान में हुआ। कहाँ पर हुआ? कादियान, गुरदासपुर, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो अहमदिया आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं फटाफट प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। देखिए, इसमें आंदोलन है, संगठन है, वर्ष, स्थान, संस्थापक और विविध। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में होती है। कहाँ पर? बंगाल में। राधाकांत देव इसके जो है संस्थापक हो जाते हैं। सती प्रथा का समर्थन भी इन्होंने किया था। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग 1861 में इसकी स्थापना होती है। आगरा में दयाल बाग में जिसकी स्थापना होती है। शिव दयाल साहेब जो है तुलसीराम जिनका उपनाम भी है, संस्थापक हो जाते हैं इसके। उसके बाद आता है भारतीय सुधार संघ, 1870 में इसकी स्थापना की जाती है कलकत्ता में। केशव चंद्र सेन जो है इसके संस्थापक रहते हैं, ठीक है। और रहनुमाई मजदयासन सभा, ठीक है, रहनुमाई मजदयासन सभा 1851 में बम्बई में इसकी स्थापना होती है। नौरोजी फुरदोनजी, SS बंगाली, JB बाचा, ये सभी जो है तीनों लोग संस्थापक हो जाते हैं। राप्तगुप्तर नामक पत्रिका का प्रकाशन, तो राप्तगुप्तर पत्रिका का प्रकाशन कब होता है? 1851 में। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में होती है। शिव नारायण अग्निहोत्री जो होते हैं इसके संस्थापक हो जाते हैं। सेवा सदन 1885 में बम्बई में बहराम जी मालाबारी जो है इसके संस्थापक हो जाते हैं। मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो 1892 में आता है और मद्रास में वो स्थान होता है। वीरेशालिंगम जो है पांतलु जो है इसके संस्थापक हो जाते हैं। सत्यशोधक समाज, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। सत्यशोधक समाज जो है 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। फुले द्वारा लिखित गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी कई बार पूछा गया है सारे एग्जाम में कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में। कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। चलिए आगे, भारतीय सेवक समाज 1905 बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है भारतीय सेवक समाज, ठीक है ना। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में आता है बम्बई में। BR सिंधे जो है इसके संस्थापक हो जाते हैं। उसके बाद जस्टिस पार्टी आती है 1916-17 में मद्रास में। CN मुदालियर, TM नायर, P त्यागराज, ये तीनों लोग जो होते हैं इसके संस्थापक हो जाते हैं। उसके बाद आता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बम्बई में BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि जो है संविधान निर्मात्री जो है BR अम्बेडकर, इनके द्वारा जो है 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है, ठीक है। इसलिए ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे में होता है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने इसी समय किया था। कौन? महात्मा गांधी ने। कब? 1932 में हरिजन सेवक संघ के। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वाइकोम सत्याग्रह। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 मद्रास में ईवी रामास्वामी की इसके संस्थापक हो जाते हैं। फिर वाइकोम सत्याग्रह 1924 में आता है जो कि केरल में होता है। टी.के. माधवन, पेरियार रामास्वामी, एन. कुमारन, ये जो तीनों लोग होते हैं इसके क्या होते हैं? संस्थापक हो जाते हैं। उसके बाद आता है अंतिम गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में केरल में के. पिल्लई, ए.के. गोपालन, बी. सुब्रमण्यम, ये तीनों लोग जो है गुरुवायूर सत्याग्रह की स्थापना 1931 में केरल में करते हैं। ये सभी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। इसको हमने छोटा कर दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ही याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो है 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद आता है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया था? तो 1856 ईस्वी में। ठीक है, नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। तो पूछा जाएगा कि जो विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था 1856 में, उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और विधवा पुनर्विवाह जो है कब लागू किया? तो 1856 में। ठीक है, चलिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिक प्रयास किया। ईश्वरचंद विद्यासागर का भी क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। डी.के. कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो विधवा आश्रम की स्थापना डी.के. कर्वे ने पुणे में किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में की। ठीक है, आगे। शिशु वध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 में के बंगाल नियम 21 था एवं 1812 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा का समाप्त करने का प्रयास किया। तो शिशु वध प्रतिबंध जो था इसको समाप्त करने का कार्य किसने किया? जॉन शोर ने किया 1795 में। ठीक है, बंगाल नियम 21, 1812 के नियम 45 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आता है नेटिव मैरिज एक्ट। क्या आता है? तो नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट क्या है? तो 1872 के इस एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। तो जो अंतर्जातीय विवाह क्या होता है? यानी कि जो है एक दूसरे कास्ट में विवाह करने की प्रथा जो है, यानी कि 1872 में जो है नेटिव मैरिज एक्ट अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित किया गया। नॉर्थब्रुक के द्वारा जो है इस समय पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। तो पूछा जाएगा कि 12 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाओं का विवाह होता था वह किस एक्ट के द्वारा बंद कर दिया गया? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के द्वारा। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ। उस समय गवर्नर कौन था? लैंसडाउन। यह अधिनियम बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया। ठीक है, किसके प्रयासों से? तो बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। उसके बाद आता है शारदा एक्ट। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा, किसके द्वारा? हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट। ठीक है ना, बाल विवाह निषेध कानून, यानी बाल विवाह से समझते हैं जो छोटे होते हैं उनकी विवाह पर निषेध लगाया गया, यानी रोक लगाया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो शारदा एक्ट के द्वारा 1930 में। ठीक है ना, हरविलास शारदा के प्रयासों से। इसमें क्या हुआ? इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष की गई। जो लड़कों के जो विवाह की उम्र थी 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई।
ठीक है ना। तो लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ, ठीक है ना। यह कब कैसे पारित हुआ, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नरबलि प्रतिबंध। क्या है, नरबलि प्रतिबंध। नरबलि प्रथा 1844-45 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। कब हुई, तो हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। कौन, नरबलि प्रथा। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। इस प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए जो अंग्रेज गवर्नर थे कैंपबेल, उनकी नियुक्ति की गई थी। उसके बाद आता है दास प्रथा प्रतिबंध। इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा लगाया गया था। दास प्रथा था, इस पर जो है 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। तो 1843 में जो है एलन बरो, जो कि अंग्रेज गवर्नर था, इसने क्या किया, 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, आप आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप ये मान के चलिए कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।